जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस ध्रुव बैच में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ध्रुव बैच के बारे में आप सभी को बहुत बेसिक से आइडिया ध्रुव बैच है क्या। तो अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो करीब करीब 600 से 700 क्वेश्चन के फॉर्मेट में जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 तक के सभी सिलेबस के पॉइंट का हम लोग डिकोड करते हुए पीवाईक्यू के प्रश्नों को देखते हुए कैसे आंसर बन सकते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन क्या लिखा जा सकता है, उन सब की जितनी प्रोबेबिलिटी बनती है उन सब पर हमने डिस्कस किया हुआ है। यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो संख्या है वो करीब 500 क्वेश्चंस की है। जीएस 1 से लेकर के जीएस 4 तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अगर यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के लिए ठीक है, ध्रुव बैच आप लोगों के लिए रामबाण है। ठीक है, एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है ध्रुव बैच जहां पर आपका पूरा का पूरा मेंस बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक ध्रुव बैच नहीं ज्वाइन किया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ध्रुव का डिटेल मिल जाएगा, आप उसको देख करके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी जो आज की हमारी क्लास है दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग करने क्या वाले हैं यहाँ पर, आज हम लोग यहाँ पे करने ये वाले हैं कि जो जीएस पेपर 3 ठीक है, जनरल स्टडीज का जो पेपर नंबर 3 होता है उसमें जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है, तो आज से आने वाले कुछ क्लासेस के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स की यहाँ पर दिए गए जो 5 टॉपिक है, इन 5 टॉपिक को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी और बीपीएसएस दोनों के सिलेबस चूंकि अब सेम कर दिया गया है तो यहां पर जो ये टॉपिक्स दिए गए ये दोनों एग्जाम में कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा टॉपिक्स का यहां पर एक्सप्लेनेशन देता हूं कि सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट किस प्रकार से, सिलेबस से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ये बात आपको समझना जरूरी है। और मैं साथ में आपको पीवाईक्यू का सैंपल दिखाऊंगा भी, ठीक है, कि किस प्रकार से पीवाईक्यू में इन टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी और बीपीएससी से, ताकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट हमको उसका डायमेंशन पता हो। सिलेबस तो हमको यहां पर दे दिया गया है और यही कारण है कि मैं लगातार आप सबसे कहता हूं कि भाई अपने सामने सिलेबस प्रिंट करके रख लो, क्योंकि सिलेबस आपको लगातार एक डायरेक्शन दिखाता रहता है कि भाई तुमको ये टॉपिक पढ़ना है तो ये टॉपिक पढ़ लो। और पीवाईक्यू क्या करता है, पीवाईक्यू ये करता है कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप लोग साथ साथ में कर लीजिए। तो यहां पर हम लोग दोनों चीजों को कंबाइन करते हुए करंट अफेयर्स के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को यहां पर ऐड करते हुए इस पूरी क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर नंबर 3 जीएस का जो पेपर नंबर 3 होता है ये मोस्टली पेपर 1, 2 और 4 के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। यहां पर आप इकोनॉमिक्स ले लो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी ले लो, इंटरनल सिक्योरिटी ले लो, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट ले लो, ठीक है, यहां पर आप कोई भी टॉपिक ले लो, साइंस एंड टेक ले लो, वो सभी के सभी टॉपिक्स करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते ही होते हैं। तो इस पूरे पेपर में आपको लगातार अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं यहां पर जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर के आ रहा हूं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन, सारे के सारे फैक्चुअल पॉइंट्स एकदम करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। तो निश्चित तौर पर आप लोग ये क्लासेस करिएगा। हाँ, एक काम आप लोगों को पैरेलली करना पड़ेगा कि जो भी पॉइंट्स यहां पर मैं बताते जा रहा हूं उस पॉइंट को आप लोगों को साथ साथ में कहीं पर नोट डाउन करते चलना पड़ेगा। ठीक है, जब नोट डाउन कर लोगे तो आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। अगर सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से लाभ मिलता तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर देता, ठीक है, और कहता भाई पढ़ लो, देखो पीडीएफ मेरा पूरा तैयार है, इसको आपको पढ़ने से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये पीडीएफ एक बस बेस होता है, ये पीडीएफ जहां पर हम लोग लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, ये बस एक डायमेंशन बताता है कि भाई तुमको इस डायमेंशन में चीज चलनी है लेकर के, लेकिन उसके बाद जो अदर यहां पर इनिशिएट के पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसको आप लोगों को साथ साथ में नोट करते चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सिलेबस का जो पहला पॉइंट यहां पर दिया गया है वो कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग पहला टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, जो आज हम लोग इकोनॉमिक्स यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के पूरे सेक्शन को मेरी और सत्यप्रकाश सर के द्वारा कॉमनली यहां पर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पर जो इकोनॉमिक्स के लास्ट के आपके 5 पॉइंट्स है, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इंटरेस्टिंग 5 पॉइंट्स है, उनको यहां पर मैं लेकर के आया हूं और इन 5 पॉइंट से मैं क्या करूंगा, आपको सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक यहां पर कवर कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक कह रहा है कि भारत में फूड प्रोसेसिंग। अब आपके मन में सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा कि फूड प्रोसेसिंग, भाई क्या प्रश्न यहां से बन सकता है, किस प्रकार के यहां पे प्रश्न बन सकते हैं, इसकी बात कर लो। तो यहां पर क्लियर तौर पर बताया गया है, नोट करना भाई, ध्यान से देखना। पहला कह रहा है कि इंडिया में क्या स्कोप है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, क्या स्कोप है, इसकी बात आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये सिलेबस के पॉइंट में ही नोट किया गया है कि फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड, ठीक है, भारत में जो भी स्कोप है उस पर चर्चा करिए, पहला पॉइंट है। फिर क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, भारत में क्या महत्व है, इसकी बात यहां पर आप लोगों को करनी है। फिर कह रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्थान क्या है, लोकेशन क्या है, कहां कहां पर होता है, ठीक है, और किस प्रकार से आगे बढ़ता है। इसके अलावा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, ये हिंदी थोड़ी खतरनाक कर दिया है, मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स यहां पर बात कर रहा है। ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स से मतलब ये होता है कि भाई एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो चीजें शामिल होती है। हम लोग जब उसको आगे डिस्कस करेंगे तो मैं इस टॉपिक को भी देखने वाले, ठीक है, परेशान मत होइएगा।
तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स को प्रॉपर डिकोड करके सिलेबस में ही बता दिया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के संदर्भ में हम ये सारे टॉपिक यहां पर देखने वाले हैं। पॉइंट बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात को सिलेबस के अंतर्गत बताया गया है। इस टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, उससे पहले मैं सिलेबस के जो बाकी पॉइंट्स है उनको भी यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, देखो भाई, अगला जो टॉपिक हम लोग है वो कह रहा है भारत में भूमि सुधार, भारत में लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। कई बार जब लैंड रिफॉर्म पे प्रश्न पूछा जाता है तो आप में से बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो कि ब्रिटिश एरा और आजादी के समय तक की घटनाओं को लेकर के वहीं पर सीमित रह जाते हैं और अपने आंसर में केवल वही सारी बातें लिख करके आ जाते हैं कि चकबंदी हुई है और तमाम चीजें ऐसे ऐसे चेंज किया गया, बस वहां तक सीमित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लैंड रिफॉर्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि लैंड और उसके जो ओनर होते हैं, जो आप उसके टेनेंट कह लो, उसके जो ओनर कह लो, इनके मध्य में जो संबंध होता है ना, उसको डिफाइन कर रहा होता है। रिफॉर्म किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी के अंतर्गत लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। प्रेजेंट टाइम में लैंड रिफॉर्म कैसे हो रहा है? आप भारत में डिजिटल लैंड रिफॉर्म के बारे में चीजों को ऐड करने का प्रयास करिए। बताइए कि कौन कौन सा डिजिटल ऐसी पहल की जा रही है ताकि भारत में लैंड रिफॉर्म हो सके। भारत में जो सरकार है उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किस प्रकार से लैंड एग्रीमेंट को लेकर के आगे एक प्रस्ताव रखा हुआ है। भारत में स्वामित्व योजना लैंड रिफॉर्म के दृष्टिकोण से किस प्रकार से अच्छी साबित हो रही है, उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है ना, पेपर 3 स्टैटिक पोर्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पर स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। भूमि सुधार अगर आप डिस्कस करोगे तो प्रीवियस में जो पहल हमने किया था उन भूमि सुधार के पहलों को भी डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन आपको करंट अफेयर्स तक आना पड़ेगा। आपको रिसेंट में जो एक्टिविटीज की जा रही है, रिसेंट में जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उसको भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया। ठीक है, सिलेबस का अगला पॉइंट क्या कह रहा है भाई? अगला पॉइंट कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अगर आप ध्यान दोगे, पेपर 1 जीएस का पेपर नंबर 1 सोसाइटी के टॉपिक में मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था। मैंने बताया था कि एलपीजी रिफॉर्म जो हो रहा है, मोस्टली हमने ग्लोबलाइजेशन का डिस्कस किया था, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म के अंतर्गत उस पूरे प्रोसेस का भारतीय समाज पर, इंडियन सोसाइटी पर किस प्रकार से इंपैक्ट पड़ा हुआ है, ये प्रश्न यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। यहां पर प्रश्न क्या है, चूंकि हम इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं यहां पर, तो सिंपल सी बात है भाई, एलपीजी रिफॉर्म का सबसे अधिक जो इंपैक्ट पड़ा होगा वो तो इकोनॉमिक्स व्यवस्था पर ही पड़ा होगा, इकोनॉमी पर ही पड़ा होगा भारतीय। तो यहां पर वही प्रश्न दिया गया, वही सिलेबस का टॉपिक दिया गया है कि उदारीकरण का, लिबरलाइजेशन का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा है। लेकिन पॉइंट ध्यान देना, क्योंकि यहां पर केवल प्रभाव की बात कर रहा है, इफेक्ट की बात कर रहा है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ये गलती करते हैं कि उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर या तो केवल पॉजिटिव प्रभाव बताते हैं या तो केवल निगेटिव प्रभाव बताते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभावों का क्या करना है, एक बैलेंस आंसर देना है। कभी भी आपसे एग्जाम में प्रभाव पूछे, इंपैक्ट पूछे, इफेक्ट पूछे, तो आप दोनों डायमेंशन जरूर कवर करिएगा। जो व्यक्ति केवल एक डायमेंशन कवर करता है उसके नंबर वहां पर पूरे नहीं मिलते। सिंपल सी बात है। मानो प्रश्न पूछा कि भारतीय महिलाओं पर, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा, चलो भारतीय महिलाओं को हटा दो, आप प्रश्न पूछो कि इंडियन यूथ पर ग्लोबलाइजेशन का या फिर मैं कहूं तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या भूमिका है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या यहां पर आप जो प्रभाव बताओगे, क्या वो केवल नेगेटिव प्रभाव बताओगे कि फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहा है, जो युवा है उसको गलत डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है, गलत संगति में लेकर के जा रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, फैमिली से कट जा रहे हैं, क्या सिर्फ आप नेगेटिव इंपैक्ट बताओगे? नहीं, वहां पर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट भी डिस्कस करना पड़ेगा। ये बात ध्यान देना। की छोटी छोटी बारीकियां हैं, वो तो शक्तिमान अगर आप लोग देखते हो तो शक्तिमान में एक लास्ट में एक पॉइंट आता था, क्या, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये बात ध्यान दे लो भाई, प्रश्न को समझना जरूरी है। टॉपिक तो पढ़ा करके मैं निकल जाऊंगा, अगर मुझे सिर्फ टॉपिक पढ़ाना रहे तो 5 टॉपिक है, 5 दिन लगेगा, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। हम सिर्फ टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम प्रश्न में क्या अप्रोच होगी, प्रश्न में कहां कहां पर गलतियां हो सकती है, उन सब चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बेसिक गलती है जो कि जनरली एस्पिरेंट्स करते हैं, तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है भाई, कह रहा कि औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भारत में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, भारत में रिसेंट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस प्रकार से चेंज की गई है और इस चेंज का इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट फिर उससे भाई पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, ये आपको डायमेंशन यहां पर कवर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगला जो सिलेबस का पॉइंट है वो कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एनर्जी, ऊर्जा क्षेत्र में, पोर्ट्स, आपके बंदरगाह क्षेत्र में, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे, इन सभी क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है उसकी बात यहां पर की जा रही है कि कैसे कैसे विकास भारत के अंतर्गत बुनियादी ढांचों का हो रहा है, आपको डिस्कस करना होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल में सिलेबस को डिकोड नहीं किया है, लेकिन जब हम लोग क्लास को डिस्कस करेंगे तब यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के माध्यम से उस टॉपिक को भी समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा देखो भाई क्या, इसके अलावा कह रहा है जो सबसे लास्ट पॉइंट हमारा वो है इन्वेस्टमेंट मॉडल। भारत में पता है आप लोगों को कि हमने पीपीपी मॉडल को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया।
लेकिन पीपीपी मॉडल जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, वो बहुत सारी तरह की होती है। हम लोग अपने आगे आने वाली क्लास में उन पूरी जितने भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ये किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये सिलेबस का एक बहुत बेसिक पॉइंट था। आज हम लोग सिलेबस का जो पॉइंट नंबर 6 है उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करने वाले हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बात और ध्यान देना भाई, जितने टॉपिक हम डिस्कस करने वाले आने वाले अपने कुछ क्लासेस के अंतर्गत, ठीक है, मेरा टारगेट ये रहेगा कि आने वाली 10 क्लास में, मैक्सिमम 10 क्लास में हम लोग ये सभी 5 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ले और सारे के सारे पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लगभग समाप्त हो, ये मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन 10 क्लास से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर 3 में आने वाला है मेंस के। चाहे पीपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, 2 से 3 प्रश्न यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 प्रश्न कम नहीं होते हैं, 2 से 3 प्रश्न की जो भूमिका होती है आपके रिजल्ट में बहुत ज्यादा होती है। तो उन भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली होमवर्क के तौर पर दूंगा वो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पर करना भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं ये बता रहा हूं। अब देखो भाई, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिखाऊंगा पहले और फिर हम लोग टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो निश्चित तौर पर समझो, क्योंकि आज का टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो वहीं के पीओआई मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। पहला प्रश्न जो यूपीएससी में पूछा गया था एक बार, ठीक है, प्रश्न क्या था कि देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की, ध्यान दीजिएगा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां, मतलब क्या कह रहा है, चैलेंजेस की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चैलेंजेस एंड अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है। ठीक है, ये भारत में, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसको हम लोग एफपीआई भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफपीआई, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है और इसके संदर्भ में यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न पूछा गया। ठीक है, प्रश्न क्या है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, 2 चीजें पूछी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिलेबस को फिर से देखोगे तो सिलेबस में बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है महत्व या फिर सिग्निफिकेंस या फिर स्कोप। भाई प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न तो यही पूछा गया ना कि इसमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से अवसर है, मतलब कौन कौन से यहाँ पर स्कोप है। तो सिलेबस के एक पॉइंट से एग्जैक्टली यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझने की। इसके बाद चैलेंजेस तो आप लोग पढ़ोगे भाई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस विद्यमान होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो 2-3 बातें और समझना, जब आपको चैलेंजेस बताने को कहा जाता है ना, तो मैंने आप लोगों से एक फॉर्मेट बहुत पहले डिस्कस किया था, ठीक है, कई बार डिस्कस किया हूं दरअसल क्लास के अंतर्गत। फॉर्मेट है कि 4A की अप्रोच। ठीक है, मैंने क्या कहा भाई कि 4A की अप्रोच क्या होती है, कभी भी आपसे एग्जाम में चैलेंजेस पूछे किसी भी सेक्टर, किसी भी चीज के संदर्भ में, आपका जो दिमाग होना चाहिए वो एक स्टैंडर्ड रेडीमेड आंसर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। वो होता है 4A की अप्रोच। क्या होती है भाई, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी क्षेत्र में क्या कमियां व्याप्त है उसको आप लोग कोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अवेलेबिलिटी क्या नहीं है भाई, यहाँ पर आप बताओ कि कोल्ड स्टोरेज की संख्या जो है भारत में बहुत कम है। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि रोड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेकार है, तो अवेलेबिलिटी इनकी नहीं है। आप समस्या समझ रहे हो। आप बताओ कि एफोर्डेबिलिटी नहीं है, एफोर्डेबिलिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि भाई ठीक है हम बहुत फूड प्रोसेस करके बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना भी दिया अगर मार्केट के अंतर्गत, तो भारत में जो जनसंख्या है, जो मार्केट है, वो इतना एक्सेसिबल नहीं है, मतलब इतना अच्छे से जो खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, बहुत महंगा अगर आइटम हो जाएगा तो कोई कैसे खरीदेगा। ठीक है, ये चीज है। अवेयरनेस क्या हो गया भाई, आप सोचोगे सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अवेयरनेस कहां पर आ गया। अवेयरनेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा दोस्तों, आप लोगों को पता भी है और मैंने इससे पहले एथिक्स की क्लास में डिस्कस भी किया था आप लोगों से कि ध्यान दीजिएगा कि भारत में ना जो फूड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो भारत में तो सही प्रकार से चल रहे हैं, लेकिन जब वो फॉरेन मार्केट में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, क्वालिटी टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं। मतलब क्या कि भारत की जो जनसंख्या, भारत के जो कंज्यूमर्स हैं, उनको उन प्रोडक्ट्स के बारे में क्वालिटी का आइडिया नहीं है। सिर्फ फूड प्रोसेसिंग से मतलब नहीं है, आप फूड प्रोसेसिंग अगर कर रहे हो, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हो, उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो इस प्रकार से करो कि लोग उसको खा करके समझ पाए कि हाँ भाई क्या होता है, समझ रहे हो ना। तो 4A का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी चाहो तो आप लोग आंसर लिख सकते हो बिल्कुल निश्चित तौर पर। ठीक है, अभी हम लोग आंसर नहीं लिख रहे हैं, हम लोग बेसिक आइडिया यहाँ पर लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एक अप्रोच यहां पर ये होती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत कि आप चाहो, ठीक है, तो जितने सेक्टर्स हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत उसमें क्या क्या समस्याएं उसको अलग अलग कोड कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ लिख करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फार्म लेवल, ठीक है, क्या प्रॉब्लम विद्यमान है। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल दूं तो फार्म के क्षेत्र पर क्या प्रॉब्लम है। पहला कि भाई यहां पर जो यील्ड है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है यहाँ पर। इसके अलावा क्या भाई, मशीनीकरण हुआ नहीं है, मैकेनाइजेशन हुआ नहीं है, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो और कम हो रहा है। ठीक है, तो फार्म लेवल पे ये समस्याएं विद्यमान है। और क्या समस्या है भाई, इसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर समस्या आएंगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर क्या समस्या है भाई, समस्या ये कि जो भारत में मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक है,
अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी राइटिंग बहुत अजीब सी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है। भाई देखो, मैं क्लियरली यहाँ पर चीजों को बोलते हुए समझा रहा हूँ। एटलीस्ट आप लोग ट्राई करो कि अगर क्लास के साथ साथ चीजों पर लिखते चलोगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर जो सिस्टम है, सिस्टम समस्या ये है कि मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भारत में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं हैं, जब कोल्ड स्टोरेज नहीं रहेगा, फैसिलिटी ये नहीं रहेगी तो बहुत दिक्कत आएगी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर एक बहुत बड़ी समस्या और है, समस्या यहां पर ये, ठीक है ध्यान दीजिएगा। अभी बिल्कुल परेशान मत हो कि सर आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समझाया ही नहीं क्या होता है। मैं समझाऊंगा, मैं अभी प्रश्न डिकोड करने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों से कि प्रश्न समझो, कैसे कैसे आंसर लिख सकते हैं। भाई आप लोग इतने बेसिक से तो पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि ये क्रैश कोर्स तो आपने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, अब समझो। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का यहाँ पर अभाव है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये होती है कि जो फूड प्रोसेसिंग करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी में बहुत इरेगुलरिटी होती है। कभी कभी चावल का उत्पादन बहुत अच्छा हो गया तो प्रोडक्ट जो बना वो बहुत अच्छा बना, कभी चावल का उत्पादन बहुत खराब हुआ तो जो प्रोडक्ट बना उसकी क्वालिटी भी बहुत डाउन रही। अब क्योंकि क्वालिटी में इरेगुलरिटी होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर समस्या इस प्रकार से आएगी कि कोई जो कंज्यूमर है वो कैसे खरीदेगा। जब प्रोडक्ट अच्छा रहता तो खरीदेगा, जब फार्म प्रोड्यूस जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो कंज्यूमर क्यों खरीदेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर यहां पर ये समस्याएं विद्यमान होती है। इसके अलावा ठीक है, जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है प्रॉपर, ठीक है, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें भी कई सारी समस्याएं विद्यमान है। जैसे कि मैं आपको और कुछ एग्जांपल दूं तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर ये कि फंड का अभाव है। ठीक है, फंड का अभाव है एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इसके अलावा भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स यहाँ पर जो शुल्क लग रहा होता है उसकी बहुत बड़ी मात्रा होती है। इसके कारण से क्या करते हैं ये लोग कि विदेश में अपने प्रोडक्ट का निर्यात कर पाने में असफल हो जाते हैं, या फिर इनको जो रॉ मटेरियल्स मंगाने होते हैं, जो चीजें मंगानी होती है उसमें भी इनको समस्याएं आती है। तो एक बहुत बड़ी चैलेंज यहाँ पर ये भी है, ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत। इसके अलावा कंज्यूमर लेवल पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, कंज्यूमर लेवल पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मानो मिल्क है, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन कोई कंपनी कर रही है और मिल्क ले आकर के आप लोगों को पहुंचा रही है। सीजन के टाइम पे मिल्क का डिमांड क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसकी जो प्राइस होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कंज्यूमर लेवल पर समस्या है कि प्राइस में एक स्थिरता नहीं है, प्राइस लगातार चेंज हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या को यहाँ पर जन्म देता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर समस्या ये होती है कंज्यूमर के लेवल पर कि जो कंज्यूमर होता है, जैसे मानो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, ठीक है, कोई प्रोडक्ट का निर्माण किया, मानो फलाना ए रॉ मटेरियल से, ठीक है, उसने बी फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण किया। ठीक है, और जो बी फाइनल प्रोडक्ट आपका बना हुआ है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपए। अब जो कंज्यूमर है वो कह रहा है कि हम 90 रुपए ही देंगे। तो यहां पर कंज्यूमर लेवल पर क्या हो रहा है कि इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को घाटा भी होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस विद्यमान होते हैं। आप मेरी बात समझे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि प्रश्न में अगर आपसे पूछा चैलेंजेस, आपके पास दो विकल्प है। दो विकल्प क्या है भाई, पहला विकल्प आपके सामने ये है कि आप 4A की अप्रोच को फॉलो करो। 4A की अप्रोच क्या कहती है, कहती है कि अगर आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है, आपके सामने एक बहुत अच्छी फॉर्मेट में यहाँ पर आंसर अवेलेबल है, वो अवेलेबल है आप लोगों के सामने कि 4A की अप्रोच को फॉलो करो। रेडीमेड स्ट्रक्चर है, एग्जाम में जा रहा है, यहाँ पर दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा और बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पर आंसर तैयार हो जाएगा। ये होता है 4A की अप्रोच। लेकिन हर जगह 4A की अप्रोच लगाने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा और डायमेंशन में चीजों को कवर करो। यहां पर मैंने चैलेंजेस को बताने का चैलेंजेस जब मैंने बताना स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया कि पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जितने लेवल्स पे वर्क होता है उन सभी लेवल्स को मैंने अलग अलग बताया और उनके अलग अलग जो समस्याएं थी उनको मैंने कोट कर दिया। मेरा मेन हेडिंग क्या रहेगा, मेरा मेन हेडिंग रहेगा FPI इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस व्याप्त हैं, जो चुनौतियां व्याप्त हैं, ये मेरा मेन हेडिंग रहेगा। और इसके बाद मैं सब हेडिंग क्या दूंगा, फार्म लेवल प्रॉब्लम्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल प्रॉब्लम, फिर मैं दूंगा आप लोगों की प्रोसेसिंग लेवल प्रॉब्लम, फिर दूंगा कंज्यूमर लेवल प्रॉब्लम्स। और मैंने चारों लेवल पर जो समस्याएं थी उनको अलग अलग कोट कर दिया। एग्जामिनर जब आपका कॉपी देख रहा है, जबकि आंसर सीट देख रहा है, तो उसको क्या लग रहा है कि भाई कितना शानदार तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पूरे आंसर को लिखा हुआ है। ये फायदा होता है इस प्रकार से लिखने का। और एक एस्पिरेंट ऐसा है जो ना तो 4A की अप्रोच फॉलो कर रहा है ना तो ये वाली अप्रोच फॉलो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो बस ऐसे कर रहा है कि पॉइंट नंबर 1, हाँ बहुत बड़ी मात्रा में फंड का अभाव है, सेकंड पॉइंट कोल्ड स्टोरेज का अभाव है, थर्ड पॉइंट इसकी क्वालिटी में बहुत इरेगुलरिटी होती है। तो इसके कंपेरिजन में ये जो दो स्ट्रक्चर्ड मैंने आप लोगों को आंसर दिखाए हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा आंसर होगा। पॉइंट क्लियर। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कह रहा है जो कि सिलेबस का एग्जैक्टली एक पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करके किस प्रकार से जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम में वृद्धि की जा सकती है। ये प्रश्न यहां पर दिया गया है, अगर आपको ध्यान होगा यहां पर, ठीक है।
कभी भी आपसे अगर फार्मर्स की इनकम को बात बढ़ाने की बात आए आपके सामने, ठीक है, उस पर प्रश्न आए, आपको बहुत सिंपल सा एक बात यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा कि इसी संदर्भ में एक अशोक दलवई कमेटी का निर्माण किया गया था, ठीक है, अशोक दलवई कमेटी का यहां पर निर्माण किया गया था। ये जो कमेटी थी, इस कमेटी ने बताया था कि फूड की फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए हमको कौन कौन से प्रयास यहां पर करने पड़ेंगे, ठीक है। उन प्रयासों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा यहां पर बताई गई थी। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो ये बात कोड कर सकते हो प्रॉपर। जब आप किसी कमेटी को, किसी रिपोर्ट को, किसी सर्वे को कोड करते हो ना, आपका आंसर बहुत वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे वो ट्विटर पर ब्लू टिक और इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक करके आता है ना, तो यहां पर आपका आंसर ब्लू टिक हो जाता है कि भाई ठीक है, वेरीफाइड आंसर आप लोगों का है। तो ये वेरीफाइड आंसर अगर आप लोग कर रहे हैं तो ऐसे रिपोर्ट्स, ऐसे आंकड़ों का प्रयोग आपको अपने आंसर शीट में करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। ये आंसर आप लोगों को समझ में आया, आंसर का फॉर्मेटिंग आप लोगों को समझ में आई। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को आंसर लिखना होगा। हमने बस एक जनरल आइडिया लिया, अभी हम लोग टॉपिक पर वापस शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब देखो और क्या प्रश्न पूछा गया भाई, यहां से प्रश्न पूछा गया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों के समाधान हेतु एक साल प्रश्न पूछा गया था कि कौन कौन से चैलेंजेस व्याप्त हैं। अगले साल क्या प्रश्न पूछा गया कि इनके चैलेंजेस के सॉल्यूशन हेतु सरकार कौन कौन सी पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ रही है, इन पॉलिसी को सविस्तार स्पष्ट करना, ठीक है। इलैबोरेट ऑन द पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। एफपीआई सेक्टर्स में जो समस्याएं व्याप्त है उनको दूर करने के लिए सरकार कौन कौन से प्रयास करी, इसको आपको एलोबरेट करना है। बात समझिएगा, जब आप ये टॉपिक सिलेबस के पढ़ोगे ना, जब सिलेबस के टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप क्या चीजें पढ़ते हो, मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, मानो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको पढ़ना स्टार्ट करना, आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले पढ़ो कि ये क्या होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है। पहला प्रश्न आपके दिमाग में यहाँ पर ये आएगा। दूसरा प्रश्न आएगा कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी स्कोप विद्यमान है, ठीक है, या फिर मैं कहूं तो प्रेजेंट स्टेटस क्या चला भारत अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, इस पूरे सेक्टर में कहां पर विद्यमान है। आपके सामने एक प्रश्न यहां पर ये उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहां पर, ठीक है, इसका जो बेनिफिट है, इसका जो लाभ है वो किस प्रकार से भारतीय समाज, देश को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, किसानों को किस प्रकार से मिल रहा है। एक प्रश्न आपके सामने यहां पर ये हो सकता है। अगला प्रश्न बन सकता है आपके सामने कि यहां पर कौन कौन से चैलेंजेस व्याप्त हैं, ठीक है, और उसके बाद सॉल्यूशंस में आपके गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होंगे, गवर्नमेंट की जो पहल होगी वो यहां पर शामिल हो जाएगी, और उसके बाद आप लोग क्या लिखते हो, कंक्लूजन। अब ध्यान देना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आप जितने भी प्रश्न देखोगे वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ ये डायमेंशन कवर करते होंगे। तो अगर आप सिलेबस को पढ़ रहे हो जब, और सिलेबस को पढ़ते समय आपने ये सारे डायमेंशन पहले ही कवर कर लिया, तो प्रश्न कहां से बनकर के आएगा? प्रश्न मंगल ग्रह से तो बना करके लेकर के आएंगे नहीं, या फिर प्रश्न फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर रहेगा तो ये तो पूछेंगे नहीं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो बताओ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। भाई अगर वो भी प्रश्न पूछेंगे तो सिलेबस में वो भी कहीं ना कहीं पॉइंट होगा। लेकिन ध्यान ये देना कि जो भी प्रश्न फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से बनेगा वो बनेगा यहीं से, इतने ही डायमेंशन से बन सकते हैं, आप लोगों के सारे डायमेंशन यहाँ पर कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आपने देख लिया, इसके बाद एक दो प्रश्न आप लोग यहाँ पर और देखो यूपीपीसीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यूपीपीसीएस में क्या प्रश्न पूछा गया भाई, यूपीपीसीएस में प्रश्न 2022 के में से पूछा गया था कि व्हाट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है। हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द इंडिया। भारत के जो एफपीआई इंडस्ट्री है उसके संदर्भ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आप क्या महत्व है, इसको कोट करिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है ये कल की क्लास में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर यहाँ पर सीमित रहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई मैं आप लोगों को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करता हूं। जिनको भी ध्रुव बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, यहां पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो मैं आप लोगों से प्रश्न को यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है और क्या क्या चीजें हम यहां पर कर सकते हैं। सबसे बहुत सिंपल सी बात आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती क्या और वो क्या करता है, पहला तो प्रश्न आपके दिमाग में जो आएगा ये, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं टाइप ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इन विच, ठीक है, एक विनिर्माण का एक ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम अपने साइंस एंड टेक मतलब साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए करते क्या है, तो रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चे माल होते हैं, उनसे हम या तो उनको मध्यवर्ती खाद्य पदार्थों में, इंटरमीडिएट खाद्य पदार्थों में, या फिर हम उसको फाइनल खाद्य पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बहुत सिंपल सी बात यहां पर करके आ रहे हैं हम लोग। हमारे सामने था एक रॉ मटेरियल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे सामने था आलू, कच्चा आलू था। हमने कच्चे आलू का प्रयोग करते हुए क्या किया, हमने बनाया एक चिप्स, ठीक है, हमने बनाया एक चिप्स।
अब यहां पर ध्यान देना, आलू का जो मूल्य था, मानो 10 रुपए किलो आलू आपको यहां पर खरीदने को मिल रहा था, और ये जो चिप्स का पैकेट बनाया गया है जिसमें मुश्किल से 10 ग्राम, ठीक है 10 ग्राम ज्यादा बोल दिया क्या मैंने, 10 ग्राम कम बोल दिया होगा, ठीक है 50 ग्राम मान लो आप लोग, 50 ग्राम इसमें हवा भरी थी और 10 ग्राम इसमें आपका आलू का चिप्स भरा पड़ा था। उसकी मूल्य कितनी कर दिया हमने, 10 रुपए। तो 10 किलो मतलब 10 रुपए प्रति किलो का जो आलू आपने खरीदा था, उससे आप ऐसा कितने पैकेट बना सकते हो, मान के चलो आप 20 पैकेट अगर बनाते हो तो, और हर पैकेट का वैल्यू 10 रुपए है, तो फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू रहेगी आपकी वो 200 रुपए हो चुकी है। 10 रुपए का आपने आलू खरीदा था, उसमें प्रोसेसिंग करके आपने उसकी वैल्यू 200 रुपए कर दी, और यही जो वैल्यू एडिशन होता है इसी को हम लोग कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बात बहुत क्लियर है, बातें समझ में आप लोगों को आ रही होंगी, ठीक है। कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती क्या है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूं। आपने खरीदा कच्चा आम, ठीक है, आपने खरीदा कच्चा आम, और कच्चा आम, भाई ये बताओ कच्चा आम कितने दिन तक रह सकता है, 1 महीना, उसके बाद वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस कच्चे आम को आम के अचार, आम के पिकल्स में कन्वर्ट कर देते हो, तो ये बताओ इसकी जो सेल्फ लाइफ होगी कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी। यही फायदा होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, कि जो ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, जैसे कि बल्कि पेरिशेबल, बहुत जल्दी खराब होने वाले, या फिर ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ जिनको ओकेजनली खाया जाता है। अब भाई अचार या फिर कच्चा आम डेली तो आप खा नहीं सकते हो, आप इसको ओकेजनली खा सकते हो, तो इसको आप ऐसे फूड्स में कन्वर्ट करते हो जिसकी जो लाइफ होती है, जो सेल्फ लाइफ होता है, खराब होने की जो अवधि होती है बहुत लंबी होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप बहुत सारे वैल्यू एडिशंस करते हो, आप इसकी क्वालिटी इंप्रूव करते हो, ठीक है। भाई कच्चा आलू आपने जो खरीदा था, वो कच्चे आलू और इस अंकल चिप्स में कुछ तो अंतर है, तभी तो जाकर के लोग कच्चा आलू खरीदने के जगह अंकल चिप्स या कुरकुरे का पैकेट खरीद करके आते हैं। कुछ तो यहाँ पर चेंजेस होगा ना। तो जो वैल्यू एडिशन, जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट आप कर रहे हो, वही होती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो वो क्वालिटी किस प्रकार से इंप्रूव हो सकती है, वो उसके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसके स्मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो उसके सेल्फ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो फूड प्रोसेसिंग में आप क्वालिटी इंप्रूव कर रहे होते हो, उसको हम लोग कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ आप ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करते हो जैसे अंकल चिप्स या आम का अचार, सिर्फ दिमाग में ये चीजें मत रखना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट का भी निर्माण करती है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं लोगों के शरीर में, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना, आप फोर्टिफिकेशन करने के माध्यम से आप उस जो फूड प्रोसेसिंग कर रहे हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि प्रॉपर आयरन, जिंक, इन सबकी गोलियां डलवा सकते हो, ठीक है, ताकि लोगों के शरीर में जो इसेंशियल विटामिन है, इसेंशियल्स इंग्रेडिएंट जाने चाहिए, वो यहाँ पर चले जाते हैं। ये फायदा होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। अब इसके संदर्भ में कुछ बातें आप लोग समझना, ठीक है। मैं बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं ताकि आप लोग चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ना यही की टर्म्स आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे क्या, एक पॉइंट समझना, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है भारत में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री। अभी कहोगे सर ये सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है, बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी होंगे कहेंगे सर आप सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो, हिंदी में तो बिल्कुल बता ही नहीं रहे हो। भाई सनराइज इंडस्ट्री का अगर आप हिंदी लिखते हो कि सूर्योदय उद्योग है, तो भाई मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। ये इस प्रकार से इंडस्ट्री को डिफाइन मत करो, आप इसी को देवनागरी में लिख देना यहाँ पर कि सनराइज इंडस्ट्री या फिर सनराइज उद्योग कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। सनराइज उद्योग क्या होता है, इस प्रकार की इंडस्ट्री, ठीक है, जिनमें आगे चल करके, ठीक है, बूम करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें बहुत सारी स्कोप्स हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं कि बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकती है इंडस्ट्री, उसको हम लोग कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री। जैसा कि कुछ एग्जांपल और समझना, एफपीआई के अलावा आपकी ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो भी क्या है, वो भी आपकी इस प्रकार की सनराइज इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। सोलर पैनल का जो इंडस्ट्री हो गया वो भी यहां पर आप लोगों को शामिल हो सकता है। तो सनराइज इंडस्ट्री इस प्रकार से चीजों कहते हैं। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो। सबसे पहला स्टेटमेंट आप लेना है कि भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक इस प्रकार की सनराइज उद्योग है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कच्चे माल को, ठीक है, कच्चे माल को इस प्रकार के मालों में, इस प्रकार के मध्यवर्ती वस्तुओं में कन्वर्ट करता है जिनको हम बहुत लंबे समय तक खा सकते हैं, जिनकी जो क्वालिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है, जिनकी जो सेल्फ लाइफ होती है, ठीक है, खराब होने की जो अवधि होती है वो इंप्रूव हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पॉइंट समझा। आपने एक कीवर्ड का प्रयोग कर दिया, आपका आंसर क्या हो गया, बहुत अच्छा, यहाँ पर यूनिक आंसर यहाँ पर आप लोगों का बन चुका है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत एक फायदा यहाँ पर और होता है, फायदा यहाँ पर ये होता है कि इट इंप्रूव्स द स्टोरेबिलिटी। मतलब बात समझिएगा, जो खाद्य पदार्थ था जैसे कच्चा आम था, भाई उसको आप स्टोर ज्यादा दिन तक कर नहीं सकते, लेकिन आपने आम में अचार में कन्वर्ट कर दिया, पिकल में कन्वर्ट कर दिया, तो बहुत लंबे समय तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो इट इंप्रूव्स द स्टोरेबिलिटी,
पोर्टेबिलिटी मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। पैलेटेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर पैलेटेबिलिटी की बात भी की जा रही है। पैलेटेबिलिटी मतलब होता है मेरे हिसाब से स्वाद, ठीक है, कि स्वाद बहुत अच्छा कर देता है। और क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो इसमें सुविधाजनक होती है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को खाने में सेवन करने में वो आसान कर देता है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये सारे काम भी करता है कि स्टोरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, पैलेटेबिलिटी, कन्वीनियंस और कन्वीनियंस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट जो होता है वो यहाँ पर बढ़ा देता है। ध्यान देना, हिंदी मीडियम में बहुत साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया, क्या कह रहा है, यह तैयार उत्पाद की भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेबिलिटी, सुवाह्यता मतलब आपकी पोर्टेबिलिटी, स्वाद मतलब आपकी पैलेटेबिलिटी और कन्वीनियंस मतलब सुविधा, इन सब चीजों में आपकी सुधार करता है। ये होती है आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगर मैं भारत में प्रेजेंट सिनेरियो बताऊं इस इंडस्ट्री का, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारतीय खाद्य क्षेत्र पैमाने के मामले में भारत पूरे विश्व में 5वें स्थान पर है, ठीक है। और नहीं, भारतीय खाद्य जो है इंडियन फूड सेक्टर जो है पूरे भारत में, ठीक है, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5वें स्थान पर आता है। और ये पूरे जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6% यहाँ पर क्या करता है, ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात बताऊं तो 13% और पूरे भारत में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसका 6% फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो हो रहा है ना, ये इसकी जो वास्तविक जो इसकी संभावनाएं हैं उसका बहुत कम प्रतिशत है, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं और संभावनाएं किस प्रकार से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, अब ये तो प्रेजेंट सिनेरियो आपने देख लिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, लेकिन भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी समस्याएं भी, जैसे कि देखो क्या रहा है कि चीन के बाद जो भारत है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जियों का उत्पादक है, प्रोड्यूसर कंट्री माना जाता है, ठीक है, फल और सब्जियों का। लेकिन भारत अपने केवल 2% क्रॉप का 2% फसलों को ही प्रोसेस कर पाता है, बाकी 98% प्रोसेस जो फूड जो होते हैं वो प्रोसेस हो ही नहीं पा रहे होते। ये क्या है, ये भारत में संभावनाओं को दिखा रहा है कि भारत में इस सेक्टर के अंतर्गत कितनी संभावनाएं व्याप्त है। तो मान लो आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर क्या क्या संभावनाएं हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर ये कोट करना कि भारत जो है वर्तमान में, ठीक है, जीडीपी का करीब 6% फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शामिल है, ठीक है। इंडियन एक्सपोर्ट्स का 13% और जो इन्वेस्टमेंट होता है इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट का उसका 6% आप लोगों का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है। लेकिन भारत जो है वो चीन के बाद सेकंड नंबर पर फूड और फल और आपके सब्जियों का उत्पादन करता है, वेजिटेबल और आपका फ्रूट्स का उत्पादन करता है, लेकिन केवल 2% फसलों को यहाँ पर क्या करता है, प्रोसेस कर पाता है। ये स्कोप को दर्शाता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्कोप विद्यमान है, ठीक है। भारत में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसके बावजूद भी क्या है कि भारत में प्रोसेसिंग जो क्षमता है बहुत ही कम है, ठीक है, 10% से भी कम प्रोसेसिंग क्षमता भारत में विद्यमान है। इसकी बात यहाँ पर कुछ आंकड़ों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाई गई है। आप इन आंकड़ों में से किसी भी आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेटेस्ट आंकड़ा यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, 2022 का लेटेस्ट आंकड़ा है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आंकड़ा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आप देखना भाई, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें सेक्टर के अंदर क्या क्या सिग्निफिकेंस विद्यमान है, ठीक है, क्या क्या इसका महत्व है, तो महत्व समझना थोड़ा सा मैं बहुत बेसिक तौर पर आप लोगों को महत्व समझाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई कि किस प्रकार से महत्व होता है। मैं आप लोग बहुत समझाने का प्रयास करूँ। देखो भाई, पहला पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भाई एक इंडस्ट्री एक क्षेत्रक है और इसमें बूम करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है ये क्या करेगा, ये जॉब बहुत अच्छी मात्रा में प्रोवाइड कराएगा लोगों को। और सिर्फ इसी वजह से नहीं, इसकी सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड द मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण और कृषि क्षेत्र के मध्य में ये एक ब्रिज का काम करता है। क्यों भाई, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल करके आया और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकल करके आ रहा है, तो इन दोनों के मध्य में लिंकेज का काम कौन सा कर रहा है आप लोगों का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार क्रिएशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। इसके अलावा क्या कह रहा है भाई कि डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम, ठीक है, किसानों की आय को बढ़ाने में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है। आपने अशोक दलवे कमेटी का नाम सुना भी था, उसको भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो। आप ये बताओ भाई कि किसान की आय क्यों और बढ़ सकती है, बढ़ इस वजह से सकती है कि भारत में जो मोस्ट प्रोसेसिंग अभी हो भी रहा है, जो भारत में जो फूड प्रोसेसिंग हो भी रहा है उसमें जो प्रोसेसिंग कर भी रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, पहली बात तो कर ही बहुत कम रहे हैं, दूसरी बात जो कर भी रहे हैं वो बहुत प्राइमरी प्रोसेसिंग है, मतलब उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग चेंजेस नहीं कर, वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं। जो भी यहाँ पर वैल्यू एडिशन किया जा रहा है वो बहुत लो है, तो उसको हम लोग बढ़ाते हुए क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बढ़ाते हुए ये कर सकते हैं कि हम किसानों की आय को यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं और इसमें इसकी भूमिका बहुत ज्यादा हो।
ठीक है। इसमें क्या होगी, इसकी भूमिका ज़्यादा होगी और यही फार्मर्स की इनकम को कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस एक अच्छा खासा यहाँ पर होता है। इसके अलावा रिड्यूस माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को दूर करने में इसका महत्व है। किस प्रकार से महत्व है भाई, मैंने आपको बताया भी कि आप फर्टिफाइड करके विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीजों में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मानो आपने मिल्क को प्रोसेस करके आपने कोई एक फाइनल नया प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट में आपने बहुत सारी विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स को ऐड कर दिया, तो वो सबसे अच्छी बात है। जो भी पॉपुलेशन आप उसका सेवन कर रहा हो, जो कंज्यूमर उसका सेवन कर रहा होगा, तो उसमें जो भी न्यूट्रिशनल गैप्स होंगे, ठीक है, जो भी पोषण में जो कमियां होंगी, उन कमियों को दूर करने के लिए ये जो एफपीआई के प्रोडक्ट्स होंगे ये बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे आप देखो तो फर्टिफाइड चावल्स आने लगा है आजकल। ठीक है, अब मानो किसी ने क्या किया, जैसे मानो कोई एग्जांपल में देता हूं, मानो पतंजलि बाबा रामदेव की जो कंपनी है, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं एक ऐसा मैगी तैयार करूंगी जिसमें सभी प्रकार के आयरन, जितने आयरन की रिक्वायरमेंट भारत मनुष्य के शरीर में होती है, हम उसका एक मोस्टली हिस्सा वहां पे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो गया, वो मैगी नहीं रह गया, वो आपके एक माल न्यूट्रिशन को दूर करेगा, बहुत अच्छा तरीका बन चुका है। तो ऐसे चीजों में एफपीआई इंडस्ट्री की जो भूमिका होती है बहुत ज्यादा यहां पर होती है, इस बात को आप लोग समझिएगा। इसके अलावा क्या भाई, ये रिड्यूस फूड वेस्टेज करता है। अगर मैं यूएन के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यूएन कहता है कि यूएन एस्टिमेट दैट 40% ऑफ प्रोडक्शन इज वेस्टेड, कि पूरे विश्व में जितने भी 40% प्रोडक्शन होता है उसका 40% क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो आपने सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि भारत में लोगों के पास खाना खाने के लिए अनाज नहीं है, और भारत में अनाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कौन खा जा रहा है, वो चूहे खा जा रहे हैं। मतलब भारत में स्टोरेज क्षमता इस प्रकार से है, तो जितना अनाज का हम उत्पादन करते हैं वो अनाज क्या होता है, बर्बाद हो रहा था, उसका मैक्सिमम हिस्सा क्या होता है, बर्बाद होता है। यहाँ पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है, नीति आयोग कहता है कि 90,000 करोड़ रुपए का जो उत्पाद है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। ऐसी बातें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखो फिर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इस पूरे सेक्टर के अंदर हम लोग वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात यहाँ पर आप लोग ये इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि बूस्ट ट्रेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। हम फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी निर्यात करके हम यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पैसे विदेशों से लेकर के आ सकते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा विकल्प अपने सामने। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है कि इंडियन बासमती राइस जो है, ठीक है, इंडियन बासमती राइस की मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड है। ठीक है, तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री में क्या है कि इंडियन बासमती राइस की डिमांड है, तो हम ऐसे ही जो हमारे एफपीआई के प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम वहां पर बेच सकते हैं। भारत के अचार पूरे विश्व में बेचा जा सकता है भाई। अब अमेरिका अचार थोड़ी बना रहा होगी, अमेरिका में कोई एक फैमिली की दादी जी होंगी वो बैठ करके अचार बना रही होंगी, ऐसा तो संभव है नहीं। तो भारत से इन सब चीजों को हम लोग ले आकर के इन कंट्रीज में बेच करके एक अच्छी खासी मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत में पैसे को लेकर के, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के आ सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की भूमिका भारत में कितनी होती है आप लोगों को पता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की ही कमी थी कि 1990 में जो भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था वो उसका एग्जांपल था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। कर्बिंग माइग्रेशन, ठीक है, इसको कम कर सकता है भाई। कैसे? माइग्रेशन मतलब क्या है कि जो प्रवास हो रहा है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जा रहे हैं जॉब की तलाश में, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे भाई? लोकलाइज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके। अब गांव के किसी क्षेत्र में अगर पापड़ बनाने की कंपनी खुल गई मानो, ठीक है, एक लिज्जत पापड़ आप लोग यहाँ पर आता होगा, लिज्जत पापड़ की स्टोरी पढ़ना आप लोगों की, कितना सही प्रकार से वहां के जो वुमेन्स थी उन्होंने एक अपना संस्थान बनाया, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बनाया और लिज्जत पापड़ का प्रयोग करके क्या किया, सबको रोजगार क्रिएट किया। और आज देखो डिमांड क्या है, पूरे भारत में लिज्जत पापड़ बिकता है। ठीक है, आप देखो लिज्जत पापड़ आपके घर पर भी आया होगा। तो जो लिज्जत पापड़ है, मतलब पापड़ की हमने एक इंडस्ट्री खोल दिया। अब जो लोग, ठीक है, देखो माइग्रेशन दो प्रकार का होता है, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के कारण से होता है। मैं आप लोगों को बहुत बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, मानो कभी एग्जाम में प्रश्न आ ही जाए तो आप लोग लिख सकते हो। माइग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक पुल फैक्टर होता है और एक पुश फैक्टर होता है। पुश फैक्टर क्या होता है भाई? पुश मतलब धक्का देना। ठीक है, अच्छा बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं, कहीं किसी दुकान में, कहीं स्टोर में पुश और पुल का बोर्ड लगा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है यहाँ पर। तो पुश मतलब होता है धक्का देना। अब देखो जैसे मानो एक गांव है ए और एक शहर है बी, ठीक है, यहां से अगर कोई माइग्रेट करके यहां पर जा रहा है तो उसमें दो फैक्टर काम कर सकते हैं। एक जो पुश फैक्टर होगा जो कि गांव से इस व्यक्ति को बाहर धकेल रहा होगा, और एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि शहर से इस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा। जैसे कि अब गांव से कौन सा फैक्टर ढकेल सकता है? मानो यहाँ पर जॉब की कमी है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, यहां छोड़ करके जाएंगे शहरों की तरफ।
शहर किस प्रकार से लोगों को आकर्षित कर सकता है, तो भाई यहाँ पर जो लाइफ है बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर जॉब की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। ये सारे अवसर क्या करते हैं, ये लोगों को आकर्षित करते हैं। तो जो आकर्षण फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं पुल फैक्टर, और जो धक्का दे रहा था, भगा रहा था भाई यहाँ से जगह पर कुछ नहीं है, उसको हम कहते हैं पुश फैक्टर। तो एक बहुत बड़ी समस्या है गांव में जॉब नहीं होना। तो जॉब नहीं होने के कारण से क्या होता है कि पुश फैक्टर के कारण से लोग क्या करते हैं, गांव छोड़ के शहरों में जाते हैं, ठीक है। गांव छोड़ करके शहरों में जाते हैं। तो अगर हम लोग लोकलाइज्ड वही ग्रामीण स्तर पर हम लोग जॉब क्रिएट करने के लिए एफपीआई इंडस्ट्री का प्रयोग करेंगे, तो लोग शहरों में जाने के बजाय, माइग्रेट करने के बजाय अपने जगहों पर रह करके काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हो भाई, आपको पता है कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी सेल्फ लाइफ उनकी ज्यादा होती नहीं है। तो जब उनका सीजन रहेगा तब उसकी प्राइस क्या होगी, अचानक से बहुत डाउन हो जाएगी। जब सीजन खत्म हो तो उसकी प्राइस क्या होगी, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। एक समस्या ये आप लोग समझते हैं। अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का प्रयोग करें, ठीक है, और हम उन वस्तुओं को, ठीक है, प्रॉपर स्टोर करके इस प्रकार से प्रोसेस करें कि वो पूरे साल भर में तो आसानी से बेचे जा सकते हो मार्केट में, तो क्या होगा भाई, सीजन हो या सीजन ना हो, हर समय क्या होगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल दे रहा है सफल मटर का, ठीक है, सफल पीस आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। जो फ्रोजन मटर होते हैं, जब आप पनीर और मटर की सब्जी बनाने जाते होगे, ठीक है, तो फ्रोजन सफल पीस लेकर के आप लोग मार्केट से आते हो, ठीक है। जो जमे हुए मटर के बीज होते, मटर के दाने होते हैं ना, आप लोग मार्केट से लेकर के आते हो। मटर तो सिर्फ एक सीजन में अवेलेबल रहता है, लेकिन उसके दानों को निकाल करके प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है और ऐसा प्रोसेस किया जाता है कि पूरे साल भर तक आने से अवेलेबल हो। और जब कोई चीज, कोई प्रोडक्ट पूरे साल भर अवेलेबल रहेगा तो उसका जो फूड इन्फ्लेशन होगा ना, वो अपने आप कंट्रोल रहेगा। एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर इस चीज की ये भी होती है। पॉइंट समझा आप लोगों ने, ठीक है। मैं बहुत सिंपल सी बात आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप समझने में सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो भाई, कह रहा है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, प्रिजर्व द न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऑफ द फूड। मतलब जो फूड की, जो भी आपका खाद्य पदार्थ है उसकी जो न्यूट्रिटिव मतलब पोषक गुण जो होते हैं उसको कंट्रोल करके रखा रहता है और सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर ये, वही आप उसको माल न्यूट्रिशन से ऐड कर सकते हो वहां पर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्वालिटी और टेस्ट दोनों को बढ़ा देता है, ठीक है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और सबसे लास्ट और सबसे अंतिम विकल्प मेरे लिए, मेरे से जो लोग होते हैं उनके लिए, कि भाई जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, जो ग्राहक होते हैं, जो पेटू लोग होते हैं हमारे जैसे, ठीक है, उन पेटू लोगों के लिए क्या करता है, विकल्प बहुत सारे अवेलेबल कराता है, ठीक है। अब विकल्प कैसे अवेलेबल होंगे भाई, आप देखो ना कि अगर एक आलू था, ठीक है, अब उस आलू से 10 तरह की चिप्स बन रही है, ठीक है, 10 तरह की चिप्स बन रही है, एक चीज चिप्स बन रही है, एक प्लेन साल्टेड बन रही है, एक बहुत एक्स्ट्रा साल्टेड बन रही है, एक मसालेदार चिप्स बन रही है। तो क्या विकल्प मेरे सामने क्या हो गया, बहुत सारे अवेलेबल हो गया। तो इनहेंस कंज्यूमर चॉइसेस, कंज्यूमर के जो विकल्प होते हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि करता है। और उसका एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर ये होता है, इस इंडस्ट्री का एक फायदा ये भी होता है कि भाई अब कोई मेडिटेरियन सी में कोई प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ, उसको हमने प्रोसेस किया और वहां से ले आकर के अपने भारत में बेचा, तो भारतीय लोगों के पास, भारतीय कंज्यूमर्स के पास विदेश के जो फूड प्रोडक्ट्स होंगे उनकी भी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो सकती है। ये इसका एक फायदा होगा। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, पूरी इंडस्ट्री का जो महत्व है वो महत्व इस प्रकार से है। गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया सेक्टर के अंतर्गत, एक प्रश्न आपके सामने यही आएगा। चैलेंजेस हमने देख लिया, चैलेंजेस मैंने आप लोगों को 4A और जो वो चारों सेक्टर में बताया था पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि फार्म सेक्टर पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर क्या होगा, कंज्यूमर लेवल पर क्या होगा, प्रोसेसिंग लेवल पर क्या होगा, आप लोग उसी प्रकार से अपने आंसर को कोट कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दे रहा गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, तो कुछ पॉलिसी है जैसे कि मैं आप नोट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अच्छा देखो, चैलेंजेस में आप लोग 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। मैं चूंकि ध्यान आ गया तो आप लोगों को फिर से नोट करा दे रहा हूं, आप लोग कहीं पर नोट कर लेना इस पॉइंट्स को भी, ठीक है, जहां पर आपने पहले के पॉइंट नोट किए थे। पहली बात क्या, चैलेंजेस वही बता सकते हो यहाँ पर जो कि भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर में विद्यमान है। देखो, चूंकि ये एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का कंबाइंड सेक्टर होता है, दोनों के में ब्रिज के तौर पर कार्य करता है, तो इन दोनों सेक्टर में जो जो कमियां व्याप्त होंगी आप उसको यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर का अपना प्रयोग कर रहे होते हैं। अब क्योंकि फर्टिलाइजर का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में करेंगे तो जो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा उस प्रोडक्ट में क्वालिटी बहुत खराब होगी, ठीक है, पेस्टिसाइड की मात्रा हो सकती है, केमिकल्स की मात्रा हो सकती है, तो लोग उसको मार्केट में नहीं खरीदेंगे, ठीक है। और भारत में तो मानो चल भी जाएगा क्योंकि भारत के लॉस थोड़े कमजोर है। विदेशों में, यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में क्या होगा, वो प्रोडक्ट बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये। इसके अलावा क्या कह रहा है कि जो हम यहाँ पर वैल्यू एडिशंस करते हैं, जैसे मानो समझो मैंने आपको बताया कि आलू से हम चिप्स बना रहे हैं, यार ये चिप्स है तो खतरनाक लोगों के लिए ना,
ठीक है तो खतरनाक। तो ये बच्चों को जंक फूड की आदत यहाँ पर लग सकती है और ये क्या कर सकता है, लोगों को, बच्चों को परेशान कर सकता है। ओबेसिटी की शिकायत बढ़ सकती है, मोटापा की शिकायत बढ़ सकती है, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये होती है। इसके अलावा सबसे अधिक समस्या वो है भारत में कंज्यूमर अवेयरनेस की, ठीक है। हालांकि जब आप वो 4A वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तो आप 4A वाले कॉन्सेप्ट में आप लोगों का लास्ट में A आता है, अवेयरनेस आता है, तो आप उस कंज्यूमर अवेयरनेस का यहाँ पर कोट कर सकते हो कि भाई लोगों को जागरूकता नहीं है कि फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो उस बात का आइडिया ले नहीं पाते और सेवन कर लेते हैं चीजों का, ठीक है। तो एक समस्या यहाँ पर आप लोगों की ये होती है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। ये चैलेंज आप यहाँ पर कोट कर सकते हो, बता सकते हो। अब देखो गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट यहाँ पर आप लोग देख लो, गवर्नमेंट ने एफर्ट करके बताया कि भाई देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसको ना प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत शामिल करेंगे, ताकि प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में भी जो लोन मिल सकता है वो इस इंडस्ट्री को भी मिल सके। एक सिंपल सी बात यहाँ पर ये। फिर क्या हुआ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जो FSSAI संस्थान है, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, ये जो संस्थान है, संस्थान ने 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी और कहा कि अब अगर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। अब वो क्या कर सकता है कि वो इंग्रेडिएंट या एडिटिव वेस्ट जो अप्रूवल होगा वो एक बार में ले सकता है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक प्रोसेस है कि आपको बार बार वो कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार ले लो, आपका काम खत्म है, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को और बूस्ट करने के लिए 100% FDI की यहाँ पर अनुमति दे दी है ऑटोमेटिक मार्ग से, ठीक है। स्वचालित मार्ग से क्या किया है कि हमने ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI की यहाँ पर अनुमति दी हुई है। इसके अलावा भारत में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है, जहां पर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से स्टेब्लिश हो सकती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए फंड की व्यवस्था इकट्ठा करने के लिए नाबार्ड ने करीब 2000 करोड़ रुपए का एक खाद्य प्रसंस्करण कोष, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, फूड प्रोसेसिंग एक फंड की स्थापना यहाँ पर नाबार्ड ने की हुई है। इसकी बात आप लोग कमेंट कर सकते हो। और क्या बता सकते हो भाई, और ये बता सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इतने सारे जो पॉइंट्स आप लोग के हैं, ये पॉइंट्स अपने में सफिशिएंट है, इनको आप लोग कोट कर सकते हो। इसके अलावा जो भारत में एक संस्थान है एपेडा, ठीक है, एपेडा संस्थान भी जो है, एपेडा क्या है भाई, एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ये निर्यात को मैनेज करता है। तो निर्यात को मैनेज करने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, ये संस्थान भी इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और अच्छे से बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्वालिटी मैनेजमेंट के कार्य कर रहा है। FSSAI जो है वो भी क्या कर रही है, वो इन प्रोडक्ट्स को लेकर के बहुत सारे अब लोगो चेन अलग अलग जारी करना स्टार्ट कर दिया है कि ये क्वालिटी को, ठीक है, मैनेज करने में सफल हो पाएंगे। तो इससे क्या हो कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूस्ट कर सकती है, न केवल भारतीय मार्केट में बल्कि फॉरेन मार्केट में भी इसकी बूस्ट करने की संभावना ज्यादा है। एक बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के सामने ये है, ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो भाई अगला टॉपिक जो बन सकता है वो बन सकता है अपने वे फॉरवर्ड के संदर्भ में, ठीक है, कि आगे की राह यहाँ पर आप लोगों को क्या बतानी होगी, इस संदर्भ में क्या सुझाव आप लोग दे सकते हो। चैलेंज विद्यमान आपने देखा था, उन्हीं चैलेंज के संदर्भ में सुझाव आपने यहाँ पर दे देना। सुझाव क्या दोगे भाई कि प्रेजेंट टाइम में भारत जो है वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट केवल 10% प्रोसेस कर पा रहा है। हमको इसकी सीमा को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। जो प्रोसेस हम कर भी रहे हैं वो बहुत प्राइमरी लेवल का, बहुत लो लेवल का है, उसको हम लोग को और ज्यादा करने की आवश्यकता है। जिससे क्या होगा कि किसानों की आय क्या होगी, यहाँ पर डबल हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। और क्या कह रहा है भाई कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो ओपन मार्केट में जो डिमांड्स बढ़ रही हैं उसके संदर्भ में लोगों को, कंज्यूमर्स को हेल्थ के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक भूमिका यहाँ पर इसकी ये है। इसके अलावा कि चूंकि एक MSME इंडस्ट्री होता है, यहाँ पर जॉब क्रिएशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो इस संदर्भ में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे सकते हैं। और इसके अलावा, ठीक है, सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वह स्किलिंग की, ठीक है। लोगों को जो यहाँ पर कार्य करे उसमें स्किल बढ़ाने की हमको आवश्यकता है। स्किल 2 लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एक कि भाई एग्रीकल्चर में, ठीक है भाई, अब ऐसा ना हो कि पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जाए, ठीक है, उर्वरक बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जाए। अगर ये कर रहे हो तो क्या होगा कि प्रोडक्ट जो बनेगा बहुत लो क्वालिटी का होगा। तो इसके लिए हमको इन सब सेक्टर में करने की आवश्यकता है, एग्रीकल्चर लेबर पर भी करने की आवश्यकता है। और जो आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेक्टर होगा ना, ठीक है, जहां पर हम चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं उसमें भी क्वालिटी मैनेजमेंट करने के लिए हमको यहाँ पर स्किल बढ़ाने की आवश्यकता होगी। एक सुझाव यहाँ पर आप लोग ये दे सकते हो। और अगर कुछ समझ में ना आए और ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो ये बता देना कि इस सेक्टर में हमको सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है, ठीक है, सेकेंड हरित क्रांति की आवश्यकता है। एक सुझाव यहाँ पर आप लोग ये दे सकते हो और ये आप लोग क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आप लोग का ये पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बन सकता है। आई होप कि जो मैंने आप लोगों को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समझाने का प्रयास किया और जितने भी डायमेंशन मैंने आप लोगों को लिखा है वो सारे डायमेंशन मैंने कवर कर दिया। जैसे कि भाई क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया, स्कोप्स क्या क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या, भारत में भी कितना फूड प्रोसेसिंग हो रहा है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कितना ये किस प्रकार से बेनिफिट है, किस प्रकार से लाभ दे रहा है, इंप्लॉयमेंट क्रिएशन कर रहा है, माल न्यूट्रिशन के गैप को खत्म कर रहा है। और चैलेंजेस कौन से थे, आप लोग चैलेंज मैंने आप लोगों को 2 से 3 फॉरेन बताया हुआ है,
वो दोनों फॉर्मेट आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स हैं यहाँ पर मैंने आप लोग बता दिया, और कंक्लूजन क्या सुझाव दिया सकता है इसकी भी बात मैंने आप लोग को यहाँ पर कर दी है। तो इस प्रकार से जो पूरा टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का आप लोगों का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये पूरा प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा, प्रीवियस ईयर में से ही प्रश्न पूछे गए और इन्हीं प्रश्नों के पैटर्न पे आपको क्या करना होगा, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बहुत सिंपल सी बात है, ये आप लोग देख लेना। जो यूपीएससी हिंदी का जो ध्रुव बैचेस जो नया लेटेस्ट बैच स्टार्ट होने वाला है वो 17 जुलाई से स्टार्ट भी हो रहा है। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो चाहे तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, GS 1 से लेकर के GS 6 तक, ठीक है। यूपीएससी के लिए GS 4 तक और यूपीपीसी के लिए GS 6 तक कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों को जो है गाइडेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। ये उम्मीद करके मैं चल रहा हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दे देना, बता देना कि आप लोगों को मेंस की एनसीईआरटी में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। जो भी समस्याएं होंगी उनको हम लोग लगातार डिस्कस करते चलेंगे और आपकी समस्याओं को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।